एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। कश्मीर में श्रीनगर नाम का एक शहर है। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनका केसर का व्यापार देश विदेशों में फैला हुआ था। उनके केसर की परख भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उनकी केसर मुंह मांगे दामों पर बिकती थी। मोटा मुनाफा होने के कारण दौलत राम के पास दौलत का अंबार लग गया था। उन्हें अपनी दौलत का बेहद अभिमान था। इसे दिखाने के लिए उन्होंने अपने परिवार के लिए 9 महला मकान भी बनवाया था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। अब उन्हें लगने लगा कि दुनिया में उनके बराबर अमीर कोई भी नहीं है। एक बार उनके मन में यह परखने की इच्छा हुई कि उनके समान कोई दूसरा अमीर है या नहीं। इसे जानने के लिए उन्होंने 100 ऊंट केसर बेचने के लिए भेजे। शर्त यह थी कि सभी ऊंटों की केसर एक ही व्यक्ति को बेचनी है और भुगतान भी एक ही वर्ष के गड़े हुए सिक्कों में हो। एक ऊंट केसर की कीमत 1000 अशर्फियां थी। सेठ जी के कारिंदे केसर लिए हुए देश विदेश में भटके, परंतु उनको केसर खरीदने वाला सेठ कोई भी नहीं मिला और एक ही शर्त के सिक्कों में भुगतान तो नामुमकिन सी बात थी। इसलिए 1 साल तक दुनिया भर में भटक कर कारिंदे केसर के ऊंट को लेकर वापस आ गए। अब तो सेठ जी के अभिमान का कोई अंत नहीं था। दौलत कमाने के धुन में सेठ दौलत राम को पता ही नहीं चला कि उनकी इकलौती बेटी सुलक्षणा कब बड़ी हो गई। सेठानी जी उन्हें बार बार उसके विवाह के बारे में याद दिलाती, पर उन्हें वे हमेशा बच्ची ही नजर आती। एक दिन जब सेठानी ने जिद की तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे समान कोई सेठ है ही नहीं जिसके लड़के से सुलक्षणा की शादी की बात चलाई जाए, और अपने से छोटे सेठ के यहाँ रिश्ता करने से तो जग हंसाई हो जाएगी। इस पर सेठानी ने पूछा, तो क्या लड़की सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहेगी, उसकी शादी करोगी ही नहीं? इस पर सेठ जी ने उत्तर दिया, अरे इसके विवाह की चिंता तो मुझे भी है, परंतु करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सेठानी ने कहा, रिश्ते अपने आप नहीं होते हैं, इन कामों में नाई ब्राह्मण चतुर होते हैं। किसी नाई ब्राह्मण को ही सुलक्षणा के लिए उपयुक्त वर ढूंढने भेजो। ईश्वर की कृपा से उसके योग्य वर मिल ही जाएगा। यह बात सेठ जी को जच गई, तो उन्होंने तुरंत ही एक नाई और एक ब्राह्मण को बुलाकर सुलक्षणा के लिए उपयुक्त वर ढूंढने के लिए भेज दिया और उन्हें रहे खर्चे के लिए जरूरी धन और साधन भी दिए। साथ ही हिदायत भी दी कि रिश्ता तय करके ही लौटना, और रिश्ता ऐसे सेठ के पुत्र से करना जिसका 9 महला मकान हो और लड़का सुयोग्य हो। तिलक करके उन्हें तुरंत ही एक अच्छे मुहूर्त में विवाह के लिए बारात लाने का न्योता दे देना, ताकि दोबारा किसी को आना जाना ना पड़े। नाई और ब्राह्मण सेठ जी की आज्ञा लेकर चल पड़े। जितना सुगम काम उन्होंने सोचा था उतना था नहीं। वह देश विदेश घूमने लगे। पहले तो 9 महला मकान का मालिक सेठ मिलना मुश्किल। ऐसा सेठ कोई मिल भी गया तो जरूरी नहीं कि उसके यहाँ कोई पुत्र भी हो। पुत्र हुआ भी तो सुलक्षणा की आयु के अनुसार योग्य भी हो, जरूरी नहीं। कई लोग उन्हें समझाते कि ऐसा कोई सेठ मिलेगा ही नहीं और सेठ जी की लड़की का रिश्ता किसी अन्य योग्य लड़के से तय कर दो। इसके लिए उन्हें लालच भी दिया गया, परंतु वे नाई और ब्राह्मण अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। आखिर सेठ जी ने उनसे प्रतिज्ञा जो ली थी। घूमते घूमते नाई और ब्राह्मण जयपुर नगर में आ पहुँचे। उन्होंने बहुत से लोगों से दरखास्त की तो पता चला
कि एक 9 महला मकान है तो सही। वे उसका पता लगाकर वहां पहुंचे तो सही, लेकिन देखते क्या है कि मकान तो खंडर हुआ पड़ा है। आसपास में पता किया तो पता चला कि कई वर्ष पहले सेठ और सेठानी की अकस्मात मृत्यु के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। लोग भी अब यहाँ कम ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जहरीले नागों का बसेरा हो गया है। सेठ जी के परिवार के बारे में पता चला कि सेठ पारसमल के 2 पुत्र थे, जो उनकी मृत्यु के बाद मामा के साथ मथुरा के पास ही कहीं गांव में रहते हैं, और उनमें से बड़ा लड़का सुदर्शन तो आप 22 साल का भी हो गया होगा। नाई और ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए और उन लड़कों के मामा के गांव के बारे में जानकारी लेकर तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो सेठ जी के दोनों लड़के मामा के साथ खेत पर गए हुए थे। नाई और ब्राह्मण को जलपान कराकर मामा को खेत पर खबर भेजी गई तो मामा उनका लड़का जयपुर वाले सेठ पारसमल के दोनों बेटे सभी घर आ गए। अब उन्होंने मामा को अपना मंतव्य सुनाया और सेठ पारसमल के बड़े सुपुत्र सुदर्शन का रिश्ता श्रीनगर के सेठ दौलत राम की पुत्री सुलक्षणा से तय करने की मनसा जाहिर की। इस पर मामा ने कहा, वैसे तो बहन के दोनों बच्चे भी मेरे बेटे मोहन के बराबर ही हैं और एक समय उनके बराबर इस क्षेत्र में कोई सेठ भी नहीं था, परंतु अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो वे दोनों मेरे यहाँ मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। सुदर्शन की बजाय अगर आप मोहन से रिश्ता तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 3000 बीघा खेती है, नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। सेठ दौलत राम की बेटी हमारे यहाँ बैठी राज करेगी और आप लोगों को भी ढेर सारी भेंट पूजा मिलेगी। सुदर्शन को तिलक करके आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, परंतु सेठ दौलत राम की कसम से बंधे हुए नाई और ब्राह्मण ने मामा की बात नहीं मानी और जयपुर के सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन से ही सेठ दौलत राम की इकलौती बेटी सुलक्षणा के रिश्ते का तिलक कर दिया। ब्राह्मण ने पंचांग में एक उत्तम मुहूर्त देखकर सुदर्शन और उसके मामा को बता दिया कि चैत्र माह के बाद बैसाख कृष्ण अष्टमी को विवाह का अति शुभ मुहूर्त है, इसलिए मुहूर्त की तिथि से पूर्व बारात लेकर श्रीनगर के सेठ दौलत राम की 9 महला हवेली पर पहुंच जाना। मामा मामी ने अनमने मन से हामी भर दी और नाई और ब्राह्मण को भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देकर विदा किया। सेठ दौलत राम के भेजे हुए नाई और ब्राह्मण ने आपस में तय कर लिया कि वे जयपुर के सेठ पारसमल की मृत्यु और उनके बच्चों की वर्तमान दशा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से सेठ जी नाराज हो जाएंगे और उनमें से किसी को भी सेठ जी की ओर से मिलने वाली भेंट पूजा नहीं मिलेगी। वापस पहुंचकर उन्होंने सेठ पारसमल की 9 महला हवेली, उनकी ऐश्वर्या और आवभगत की खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। सुदर्शन तो गुणवान था ही, सेठ दौलत राम सुनकर खुश हो गया और उन सब को दिल खोलकर दान पूजा दी। नाई और ब्राह्मण को भी उन्होंने मालामाल कर दिया। आखिर वे उनकी इकलौती बेटी की शादी तय करके आए थे और वह भी एक ऐश्वर्यवान सेठ के बेटे के साथ। जयपुर के सेठ पारसमल का नाम उनके लिए अनजान नहीं था। हीरे जवाहरात के व्यापारियों से वे उनके ऐश्वर्य, उदारता और पारखी नजर के बारे में सुनते रहते थे। भले ही विवाह की तारीख अभी 6 महीने दूर थी, पर सेठ दौलत राम ने
विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने जनवास के लिए एक बहुत बड़े भवन को ठीक कराया और उसमें बारात ठहराने की पूरी व्यवस्था कर दी। विवाह मुहूर्त से 15 दिन पहले ही हलवाई आदि ने अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन आदि बनानी शुरू कर दी थी। इधर मामा के घर कोई हलचल ही नहीं थी, मानो ना तो कुछ हुआ हो और ना ही कुछ होने वाला हो। जब विवाह के मुहूर्त में केवल 2 महीने रह गए तो सुदर्शन ने मामा से कहा, मामा जी, बारात ले जाने की भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर 25-30 दिन तो वहाँ की यात्रा में ही लग जाएंगे। श्रीनगर बहुत दूर है। मामा ने कहा, बेटा, मेरा और मेहमान का तो जाना संभव ही नहीं है। हम लोग कुछ खेती और कुछ अनाज के व्यापार से धन कमाकर अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं और अब तो तुम दोनों भी यहाँ पर रहते हो, तो कटाई के मौसम में तो हम कहीं जा नहीं सकते। गांव में देख लो, जो भी साथ जाना चाहे उसे अपने साथ बारात में ले जाओ। सुदर्शन समझ गया कि मामा उनके साथ बारात में नहीं जाएंगे, तो उसने गांव में कुछ लोगों से बातचीत की, परंतु यदि दूल्हे का मामा ही बारात में नहीं जा रहा तो दूसरा कौन तैयार होता। बस एक बूढ़े कोचवान ने जाने की हामी भर दी और अपनी बैलगाड़ी भी बढ़ाई से सुधरवा कर तैयार कर ली। एक बैल उसके पास था, एक बैल मामा ने शर्म के मारे दे दिया कि नहीं तो गांव के लोग थू थू करेंगे। सारी तैयारियां चलने की हो गई तो मामा ने रास्ते के लिए बैलों का चारा बैलगाड़ी में भरवा दिया। मामा ने भी अपने धर्म का निर्वाह करते हुए बहू के लिए एक साड़ी और रास्ते में उन तीनों के खान पान के लिए चना चवाना दे दिया। 3 आदमियों की छोटी सी बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी। अब क्या होगा जब सेठ दौलत राम के घर 3 लोगों की बारात जाएगी और उनको उनकी स्थिति के बारे में पता चलेगा, तो क्या वे अपनी बेटी का विवाह सुदर्शन से करेंगे या नहीं, या बारात वापस जाएगी। जयपुर के 9 महला हवेली के मालिक पारसमल के बेटे सुदर्शन की छोटी सी बारात बैलगाड़ी पर सवार होकर श्रीनगर के लिए निकल पड़ी। कोचवान ने बैलों को हाँक कर सुदर्शन की ओर देखा। बेटा, सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने सगे संबंधी सभी साथ छोड़ देते हैं। आज हमें केवल 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए चलना पड़ रहा है। एक समय था, सेठ पारसमल की बारात जब हमारे गांव में आई थी तो दूर दूर के गांव में भी तहलका मच गया था। 3 मील पहले ही बैंड बाजों की आवाज से पता चल जाता था कि जयपुर वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात गांव में पूरे 7 दिनों तक ठहरी थी और उन 7 दिनों तक पूरे क्षेत्र में मेले का सा माहौल बना रहा था। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर कर बारिश की थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले ही रह गए थे। सुदर्शन और सुमंगल सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सुमंगल ने पूछा, अच्छा मामा जी, हमारे दादाजी दिखने में कैसे लगते थे? कोचवान इतने बड़े सेठ के छोटे बेटे के मुंह से अपने लिए मामा का संबोधन सुनकर अभिभूत हो गया। कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा जी का लड़का जो मोहन है वे हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों की इसी विनम्रता के कारण मैं आज आपके साथ बारात में चल रहा हूँ। गांव में से और भी कई लोग आपकी बारात में चलना चाहते थे, मगर कुछ तो रोजगार की मजबूरी और कुछ
आपके मामा का इशारा। आखिर वे लोग तो उन्हीं के खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। आखिर दबंग जमींदार से बैर कौन मोल ले। कोई बात नहीं, मामा जी का इतना ही एहसान क्या कम है कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों को अपने घर में शरण देकर हमारा पालन पोषण किया। सुदर्शन ने कहा, वैसे मुझे भी ये जानने की बहुत इच्छा है कि दादाजी दिखने में कैसे लगते थे। बेटा, आदमी क्या, बस हीरे थे। तुम्हारे दादाजी और नाम भी तो हीरामल ही था। देखने में बिल्कुल सुदर्शन जैसी कद काठी और सुंदर थे। बस दोनों में उम्र और अनुभव का ही अंतर है। मेरा विचार है कि उनकी आयु में आकर सुदर्शन बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा, कोचवान ने बताया। सुदर्शन अपनी तुलना अपने दादाजी से देखकर तो खुश हो गया। तभी उसने देखा कि दो साधु गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे और उस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। गाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। यदि उनकी गाड़ी में उनके लिए भी जगह हो तो। सुदर्शन ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। आखिर बैलगाड़ी में जगह ही तो बनानी थी। साधुओं को आराम से गाड़ी में बैठाने के बाद गाड़ी आगे चल पड़ी। यह देखकर कोचवान और साधु दोनों ही प्रसन्न हो गए। साधुओं ने आशीर्वाद दिया, बेटा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। बड़े संस्कारी परिवार के सुपुत्र लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। अपनी प्रशंसा पर सुदर्शन फिर से सकुचा गया। गाड़ी चलती रही और साधुओं के साथ सुदर्शन, सुमंगल और कोचवान की बातचीत भी चलती रही। साधुओं की संगति का एक फायदा यह भी हुआ कि रास्ते में रुकने के लिए उन्हें कोई ठिकाना खोजना नहीं पड़ता। जहाँ भी शाम हो जाती वह लोग आसपास साधुओं के किसी डेरे, मठ, आश्रम में रात गुजार लेते। इस प्रकार रात का भोजन और सुबह का नाश्ता साधुओं के साथ ही होता। चलते समय वे रास्ते के लिए भी उनके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। बैलगाड़ी चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी, परंतु इस बीच साधुओं की आत्मीयता सुदर्शन और सुमंगल से हो गई थी। इसलिए जब साधु उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा, कल अमावस्या है और अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और पूजा महान पुण्य प्रदान करते हैं। अब शाम हो चली है और रात को यहाँ रुकना ही है। यदि आप लोग भी सुबह सरोवर में स्नान ध्यान कर लें तो आप भी पुण्य के भागी होंगे। ईश्वर ने चाहा तो गुरु जी के दर्शन करके उनकी आज्ञा से हम भी तुम्हारे साथ श्रीनगर चलेंगे। तुम्हारे विवाह के बाद वापस लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हमें यह विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुदर्शन ने हामी भर दी तो बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम में पहुंच गई। गुरुजी एक वितरांगी इंसान थे, परंतु गृहस्थों के बारे में उनका अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया और शिष्यों को इशारा कर दिया, जिन्होंने उनके ठहरने और बैलों के चारे पानी की पूरी व्यवस्था करवा दी। भोजन के पश्चात सुदर्शन के साथ आए दोनों साधुओं ने सुदर्शन और मंगल का परिचय गुरुजी से कराया और स्वयं भी उसके विवाह में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, साधारणतः साधु सन्यासियों को गृहस्थों के कार्य व्यवहार समारोह आदि से
बचना चाहिए, परंतु शास्त्र अनुसार सात्विक गृहस्थों की संगति में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम इन दोनों बच्चों के साथ श्रीनगर जाओ और सुदर्शन का यथाविधि विवाह करवा कर जल्दी वापस लौट आना। तो दोनों साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने से सुदर्शन और सुमंगल भी बहुत खुश हुए। अब उनकी इतनी लंबी यात्रा नीरस नहीं रहेगी और बारात में भी 3 से बढ़कर 5 आदमी तो हुए। अब सबने गुरुजी से विदा ली और फिर से बैलगाड़ी पर सवार हो गए। बैलगाड़ी आगे चल पड़ी। अब तो कोतवान और सुदर्शन सुमंगल की सब चिंता मिट चुकी थी। कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बाद सुदर्शन की बारात की बैलगाड़ी फिर से आगे चलने लगी। अभी जम्मू शहर के करीब पहुंचने वाले थे। बड़े साधु स्वामी विद्यानंद ने कोचवान से कहा, आप बैलगाड़ी को अभी नदी के किनारे स्थित स्वामी प्रेमानंद गिरी के आश्रम की ओर ले चलिए। आज रात हमारा विश्राम मुनि के आश्रम में होगा और आगे की यात्रा उन्हीं के निर्देश अनुसार होगी। कोचवान ने गाड़ी स्वामी विद्यानंद की इच्छा अनुसार स्वामी परमानंद गिरी के आश्रम में ले जाकर रोक दी। भोजन के पश्चात सभी स्वामी प्रेमानंद के कक्ष में ले जाए गए। स्वामी जी ने सबको बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरु जी का संदेश मिल चुका है। अब आप आगे की यात्रा आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और गाड़ी दोनों ही इस दुर्गम पहाड़ी के रास्ते पर चलने में सक्षम नहीं है और सारी व्यवस्था पंडित विश्व मोहन भट्ट आपको समझाएंगे। अब आप लोग सभी विश्राम कीजिए। सुबह जल्दी ही आपको अब आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करके सभी शांति से उनके कक्ष से बाहर आ गए और अपने अपने नियत स्थानों में जाकर सोने की तैयारी करने लगे। साधुओं के डेरे की व्यवस्थाएं देखकर सुदर्शन और सुमंगल को बेहद आश्चर्य हो रहा था कि हम लोग बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, फिर भी गुरु जी का आदेश हमसे पहले जम्मू पहुंच गया और उसी के अनुसार व्यवस्था भी कर दी गई। सुबह उन सब के तैयार होने से पहले ही सारी व्यवस्था हो चुकी थी और नाश्ता करने के बाद स्वामी परमानंद गिरी को प्रणाम करके वे सब आश्रम की बैलगाड़ी पर सवार होकर श्रीनगर के लिए निकल पड़े। उन्हें हाँकने के लिए भी गुरुजी ने 2 ब्रह्मचारी दिए थे जो अपने काम में विशेष रूप से पारंगत थे। बैलगाड़ी में सवार 7 व्यक्ति वेद पुराण समाज व्यवहार आदि की बातें करते हुए जब श्रीनगर के कुछ मील दूर पंडित विश्व मोहन भट्ट के गुरुकुल में पहुँचे तो अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह नाश्ते के बाद पंडित जी ने सबको बुलाया और विवाह की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, मगर यहाँ तो दूल्हे सुदर्शन के अलावा शादी के लिए कोई तैयारी थी ही नहीं। ना शहरा, ना बैंड बाजा, ना सवारी, ना आभूषण, बस उपहार के नाम पर सुदर्शन की मामी द्वारा दी गई एकमात्र साड़ी थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि यथा योग्य सभी व्यवस्थाएं गुरुकुल की ओर से करा दी जाए, मगर सुदर्शन गुरुजी को धन्यवाद देते हुए विनम्रता से मना कर देता है। उसका कहना था कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। यदि यह जानकर सहर्ष सेठ जी अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करेंगे तभी उचित रहेगा, किसी दिखावे के आधार पर नहीं। परंतु पंडित जी नहीं माने, बैलगाड़ी की सजावट कराकर ही माने। वह सारा दिन इन सभी व्यवस्थाओं में बीत गया। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने स्वामी विद्यानंद को सुझाव दिया कि श्रीनगर से कुछ दूर पहले
रास्ते में माता क्षीर भवानी का पौराणिक मंदिर है, जो यहाँ से बस 2-3 मील ही दूर है। अपनी पूजा आराधना करने वालों के सभी कष्टों को दूर कर देती है। इसलिए सबसे पहले आप सब लोग माता क्षीर भवानी के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही श्रीनगर में सेठ दौलत राम के दौलत खाने की ओर प्रस्थान करें। माता भवानी जो भी करेंगी सब शुभ ही होगा। बैलगाड़ी क्षीर भवानी माता के मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां उतरकर माँ भवानी की अर्चना और माता की प्रार्थना करके वे सभी मंदिर के दर्शन करने गए कि पंडित जी ने सुदर्शन को प्रसाद और आशीर्वाद दिया। तुम्हारा मंगल हो, माँ भवानी तुम्हारा विवाह सुख शांति से संपन्न करें। जैसे ही वे वापस जाने के लिए पलटे तो सामने पूरे साज श्रृंगार के साथ आई हुई युवती को देखकर ठिठक गए। युवती के साथ आई महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? सुमंगल ने जवाब दिया, माता जी, यह मेरे बड़े भाई साहब सुदर्शन हैं और हम सब इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। इस पर वह महिला हंस पड़ी। यह तो पंडित जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ पर जा रहे हैं? स्वामी विद्यानंद ने उत्तर दिया, देवी, यह लोग जयपुर के रहने वाले हैं और इस समय श्रीनगर के सेठ दौलत राम की बेटी सुलक्षणा के साथ विवाह के लिए जा रहे हैं। अपना नाम सुनकर सुलक्षणा चौंक पड़ी। अरे, यह तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ पर है? उसने सुदर्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। देखने में तो उसे पहली बार में ही सुदर्शन पसंद आ गया। उसने बुआ जी से उनकी बाकी बारात और तैयारियों के बारे में पूछने को कहा। बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ है और किसी तरह की कोई तैयारी लग नहीं रही है? सुदर्शन ने जवाब दिया, माता जी, मेरी बारात में बस यह 5 आदमी ही हैं। यह भी रास्ते में ही जुड़ गए। घर से तो हम केवल 3 ही चले थे। बुआ जी ने सुदर्शन से कहा, बेटा, तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी सुलक्षणा से शादी होकर रहेगी। इसके बाद बुआ और सुलक्षणा सहित सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुदर्शन अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर सेठ दौलत राम ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था, जो सुदर्शन की बारात आने की सूचना उन तक पहुंचा सके। अब शादी को सिर्फ 4 दिन बचे थे, परंतु बारात का कोई अता पता नहीं था। सेठ जी को शंका हुई कि कहीं ब्राह्मण और नाई अपना काम सही से करके आए भी हैं या नहीं। उन्होंने फौरन रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे पूछा कि तब नाई और ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिया कि बारात दूर से आ रही है, शायद इसीलिए देर हो गई है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर सूचना दी कि बारात आ गई है। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने पूछा कि बारात में कितने आदमी हैं? तो नौकर बोला, सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। सेठ जी तुरंत अपने नौकरों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने कोचवान से पूछा, भाई, बाकी बारात कहाँ है? कितने लोग और आ रहे हैं? कोचवान ने नमस्कार करते हुए कहा, सेठ जी, हम 7 लोग ही बारात में आए हैं। और कोचवान ने बाकी बात सच सेठ जी को बता दी। सारी सच्चाई जानकर सेठ जी आग बबूला हो गए। उन्होंने रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण से पूछा कि तुम लोगों ने मुझे झूठ क्यों बताया? उन्होंने कहा, सेठ जी, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुदर्शन के पिता की 9 महला हवेली है और वो हर तरह से आपकी बेटी के लिए योग्य है।
चाहे आप खुद ही परख लीजिए। तभी सेठ जी के मुनीम ने सलाह दी कि फिलहाल बारात के ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, इन्हें वापस लौटाना अभी ठीक न होगा। सेठ जी मुनीम की बात मानकर कुछ शांत हुए और बारात को ठहराकर वापस घर लौट गए। इस दौरान सुदर्शन और सुमंगल बिल्कुल शांत ही रहे। सेठ जी के घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तब मामा जी ने कहा, लड़का गरीब है, लेकिन अगर वो योग्य और अच्छा है तो उसे एक बार परख लेना ही ठीक रहेगा। सुलक्षणा की माँ ने कहा, यदि वे हमारा घर जवाई बन जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा है, हमारे बेटे की कमी दूर हो जाएगी। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ जनवासे में पहुँचे, जहाँ बारात ठहरी हुई थी। तब सेठानी ने सुदर्शन से कहा, बेटा तुम बहुत निर्धन हो, हमें इस बात से आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी बेटी गरीबी में नहीं रह पाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी के बाद हमारे घर पर घर जमाई बनकर रहो। ये सुनकर सुदर्शन ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि उसे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात न बनती देख सेठ जी वापस अपने घर पहुँचे। जब सुलक्षणा को पता चला कि सुदर्शन ने घर जवाई बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो उसके मन में सुदर्शन के लिए आदर और प्रेम और बढ़ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सुदर्शन से ही करेगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहेगी। बेटी की जिद के आगे सेठ और सेठानी झुक तो गए और शादी के लिए राजी हो गए, परंतु मन ही मन सेठ जी खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद दान दहेज में बेटी को कुछ भी न देने का फैसला किया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया, यदि किसी ने भी सुलक्षणा को कोई भेंट दी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हुए और विदाई की घड़ी भी आ गई। सेठ जी की कसम के कारण किसी ने भी सुलक्षणा को कोई भेंट नहीं दी। सुलक्षणा को सिर्फ एक साड़ी, जो कि उसकी मामी सास ने भेजी थी, उसी में विदा कर दिया गया। सुलक्षणा इस बात से बहुत दुखी थी। उसने अपनी माँ को परखने के लिए कहा, माँ मुझे 10 रुपए तो दे ही सकती हो। तो माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि बेटी मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का ही है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं 10 रुपए भी नहीं दे सकती। इस प्रकार सुलक्षणा की डोली विदा हो गई। अपने साथ आए बारातियों को उनके गंतव्य स्थानों पर छोड़कर उनका धन्यवाद करके सुलक्षणा, सुदर्शन और सुमंगल अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जब वे रास्ते में थे तब सुलक्षणा ने कहा, उन्हें सुदर्शन के मामा जी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद बारात में नहीं आए तो जरूर ही वे हमारी शादी से खुश नहीं हैं। तब सुमंगल ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा, हमें मामा जी के घर ना जाकर अपनी जयपुर वाली पुरानी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं रहा। आखिरकार सुदर्शन उनकी बात मानकर जयपुर के लिए रवाना हो गया। जयपुर में अपनी पुरानी खंडर हवेली पर पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी के कोचवान को उचित मेहनताना देकर विदा किया। उस पुरानी हवेली की सफाई करके उसे रहने लायक बनाया गया। रात को थक हार कर वो लोग सो गए। रात को सोते हुए सुदर्शन को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, वहाँ पर उसके लिए कुछ उपहार रखे हैं। नींद खुलते ही सुदर्शन ने सारी बात अपनी पत्नी और भाई सुमंगल को बताई। अगली सुबह ही वे लोग हवेली के तहखाने में पहुँच गए, जहाँ उन्हें एक संदूक में लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। अब उन सब की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस धन से सुदर्शन ने नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही समय में वो जयपुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया और साथ ही साथ उसने
अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया। एक दिन की बात है, कुछ केसर के व्यापारी 100 ऊंट पर केसर लादे हुए जयपुर पहुँचे और ऊंची ऊंची आवाजों में केसर खरीदने के लिए लोगों से कहने लगे, परंतु शर्त ये थी कि एक ही आदमी को 100 के 100 ऊंट केसर खरीदना होगा। उसे सारा भुगतान एक ही बार में सोने के सिक्कों के रूप में करना होगा, जो कि 10,000 सोने के सिक्के होंगे। पूरे जयपुर में कोई भी व्यापारी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उन्हें सलाह दी कि एक बार 9 महला हवेली के मालिक सेठ सुदर्शन के पास जाओ, शायद तुम्हारे केसर बिक जाएं। केसर के व्यापारी सुदर्शन सेठ की हवेली के बाहर आकर केसर खरीदने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगे। सेठ सुदर्शन ने पहले तो केसर खरीदने से मना कर दिया, परंतु उसकी पत्नी ने बताया कि ऊंट उसके पिता के द्वारा ही भेजे गए थे, क्योंकि उन्हें घमंड है कि इतने केसर कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और उन्हें ये सारा केसर खरीदकर सेठ दौलत राम का घमंड तोड़ना चाहिए। सुदर्शन ने कहा, हम इतने केसर का क्या करेंगे? तब सुलक्षणा ने कहा कि हमारी हवेली में जो काम चल रहा है, तो हम ये सारा केसर चूने और मिट्टी के गारे में डलवा देंगे, ताकि हमारे घर के दीवारों में से केसर की महक आए। सुदर्शन राजी हो गया। उसने सारा केसर खरीद लिया और चूना और मिट्टी के गारे में डलवा दिया। केसर के व्यापारियों को 10,000 सोने के सिक्के देकर उन्होंने जलपान करवा कर भेज दिया। सारा केसर बेचकर जब वे लोग अपने असली मालिक सेठ दौलत राम के पास पहुँचे, तो उन्होंने सारा किस्सा सेठ जी को कह सुनाया। सारी बात जानकर सेठ दौलत राम बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा सेठ कौन है, जरूर इससे मिलना चाहिए। सेठ ने अपने नौकरों से जयपुर के सेठ का नाम पता पूछा, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि जयपुर के सेठ ने उन्हें कसम दिलवाई है कि वो उसका नाम व पता किसी को नहीं बतलाएंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है, नाम पता ना बता सको, परंतु हमें वहां ले जा तो सकते हो। तो नौकर इस बात पर तैयार हो गए। सेठ ने अपने व्यापार के सारे जरूरी काम निपटाए और सारी जिम्मेदारी मुनीम को सौंपकर पत्नी और नौकरों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ स्थानों पर होते होते वह आखिरकार जयपुर शहर में पहुंच गए। सेठ जी की बग्गी जयपुर के एक आलीशान 9 महला हवेली के सामने पहुंची। वे लोग बग्गी से नीचे उतरे, तभी सामने से उनकी बेटी सुलक्षणा आती दिखाई पड़ी। उसे देखकर सेठ दौलत राम और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए, परंतु परंपरा के अनुसार वे बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। सेठानी ने सुलक्षणा को आवाज लगाई। सुलक्षणा ने अपनी माता को देखा, परंतु वे आगे नहीं बढ़ी। सेठ सेठानी समझ गए कि उनकी बेटी उनके उस पुराने व्यवहार के कारण नाराज है। तब सेठ जी ने कहा, बेटी, हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। और उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली नौकर के हाथ सुलक्षणा के पास भेजी, परंतु सुलक्षणा ने भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि इसे स्वीकार करने से मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 10 रुपए तक नहीं दिए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। ये सुनकर सेठ सेठानी फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुदर्शन वहां पर पहुंचा और अपने सास ससुर को रोता देख उसे बड़ा दुख हुआ। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने सुलक्षणा को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा।
सुलक्षणा ने उनसे ये कहते हुए माफ़ी मांगी कि मैंने जो कुछ किया है वो इन्हीं लोगों से सीखा है। सुदर्शन सास ससुर को अपने घर के अंदर ले गया। वैसे तो वे अंदर आने को तैयार ना थे, परंतु सुदर्शन ने कहा कि वे लोग सिर्फ सुलक्षणा के ही माता पिता नहीं हैं, बल्कि उसके भी माता पिता हैं। 2-3 दिन अपनी बेटी के पास रहने के बाद सेठ दौलत राम और सेठानी कुछ दिन मथुरा वृंदावन में रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा भी था कि सुदर्शन जैसे नेक और सुशील आदमी के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु अपनी पुत्री और जमाई को संपन्न और सुखी देखकर वे बहुत प्रसन्न थे। धन्यवाद।